हिमांशी अपनी माँ महिमा के साथ रहती थी। हिमांशी को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था और उसका हमेशा से एक सपना था कि वो खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोले। लेकिन उसकी माँ महिमा चाहती थी कि हिमांशी सिलाई करना सीखे, क्योंकि महिमा भी घर का गुजारा करने के लिए सिलाई करती थी। महिमा को लगता था कि हिमांशी सिलाई करना सीखेगी तभी वो कुछ पैसे कमा पाएगी। हिमांशी को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए 12वीं के बाद उसने पढ़ाई नहीं की। वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मेकअप का सामान खरीदती थी और फोन में मेकअप करना सीखती रहती थी। महिमा जब भी हिमांशी के हाथों में मेकअप का सामान देखती थी तो उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन हिमांशी कमरे में बैठकर फोन में मेकअप का वीडियो देख रही थी, तभी वहाँ पर महिमा आ जाती है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है, ये फालतू के मेकअप में अपना समय मत बर्बाद कर। तू सिलाई करना सीख जाएगी तो आगे जाकर कुछ पैसे कमा पाएगी। माँ, मुझे सिलाई करना अच्छा नहीं लगता है, मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। इतना आसान है ना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना? जैसा कि यहाँ तो मैं नोट छापती हूँ, पढ़ाई तो तूने छोड़ ही दी है। अब मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ सिलाई करना सीख और सिलाई में मेरा हाथ बटा। तुझे इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आती है क्या? माँ, आप भी समझो ना, मुझे सिलाई नहीं करनी। अगर तू सिलाई नहीं करेगी तो आगे चलकर तेरा क्या होगा? तू खुद का पेट कैसे पालेगी? माँ, आगे का मुझे नहीं पता, अभी के लिए मुझे मेकअप सीखने दो। तुझसे तो बात ही करना बेकार है, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। महिमा गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अपना सिलाई का काम करने लगती है। कुछ घंटे बाद महिमा हिमांशी को आवाज लगाती है। महिमा की आवाज सुनकर हिमांशी कमरे से बाहर उसके पास आती है। हिमांशी, मैं तुझे कुछ काम नहीं बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने मन का सब करेगी। मुझे सिलाई का काम भी करना होता है, घर का काम तू नहीं देख सकती है क्या? माँ, आप गुस्सा मत करो, मैं कल से घर के सारे काम करूँगी। अगले दिन महिमा अपने सिलाई के काम में लग जाती है और हिमांशी अपना मेकअप का सारा सामान लेकर अपनी सहेली के घर जाने लगती है। कहाँ जा रही है? माँ, आज मेरी सहेली के घर में फंक्शन है तो उसके घर में सबको तैयार करना है, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। अच्छा, तो लगता है तूने जो कल कहा था वो भूल गई है। जाने से पहले घर के काम तो कर देती। माँ, अभी मुझे जल्दी जाना है, मैं वहाँ से जल्दी आ जाऊंगी, फिर घर के सारे काम कर दूंगी। महिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो हिमांशी के हाथ से उसका सारा मेकअप का सामान लेती है और बाहर फेंक देती है। माँ, आपने मेरा मेकअप का सामान क्यों फेंक दिया? इतने महीनों मैंने पैसे जोड़े थे, तब जाकर ये खरीद पाई थी। ये बोलकर हिमांशी बहुत रोती है। मुझे तेरा मेकअप का सामान देखकर बहुत गुस्सा आता है। इसकी वजह से तू अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचती है। अब इसे बाहर फेंककर मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर दिया है। हिमांशी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब हिमांशी के पास मेकअप का सामान नहीं था, इसलिए वो उदास रहने लगती है। अब वो घर का सारा काम खत्म करके रोज शाम को पार्क जाने लगी थी। एक दिन पार्क के तरफ से रोहन नाम का लड़का अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा था। तभी उसकी नजर उदास बैठी हिमांशी पर जाती है। वो अपने मन में सोचता है, कितनी खूबसूरत लड़की है, लेकिन ये उदास क्यों बैठी है? मुझे इससे बात करनी चाहिए। अरे नहीं, बात नहीं करूँगा। क्या पता बात करने गया तो मुझे थप्पड़ मार दे। इतना सोचकर रोहन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से रोहन वहीं से गुजर रहा था और फिर से हिमांशी को देखता है। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहता है। तभी एक दिन रोहन हिमांशी से बात करने चला ही जाता है। हेलो, आप कौन? मैं रोहन हूँ। मैं कुछ दिनों से यहाँ से गुजर रहा हूँ और हर रोज आपको यहाँ उदास बैठा हुआ देखता हूँ, इसलिए आज मैं आपसे आपकी उदासी का कारण पूछने आ गया। हिमांशी रोहन को सारी बात बता देती है। रोहन हिमांशी को समझाता है। रोहन बहुत मजाकिया किस्म का लड़का था, इसलिए हिमांशी को उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका मूड ठीक हो गया था। उस दिन से रोहन और हिमांशी साथ में पार्क आते थे और एक दूसरे से खूब बातें करते थे। इसी तरह कुछ दिन महीने बीत जाते हैं और रोहन हिमांशी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रोहन, मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन आपकी फैमिली? उसकी फिक्र आप मत करो, मैं आज ही आपको अपनी मम्मी से मिलवाऊंगा। मैंने कल ही अपनी मम्मी को आपके बारे में बता दिया था। रोहन हिमांशी को अपने घर लेकर जाता है। रोहन का आलीशान घर देख हिमांशी हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है,
ये तो बहुत अमीर है, इतना अमीर है, फिर इसे मुझ जैसी गरीब लड़की कैसे पसंद आ गई। तभी रोहन बोलता है, क्या सोच रही हो? यही ना कि मैं इतना अमीर हूँ, फिर भी मैंने आपको पसंद किया। हिमांशी, आप अमीर नहीं हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता कि पैसों के चक्कर में आप जैसी अच्छी लड़की मेरे से दूर चली जाए। हिमांशी मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तभी वहाँ पर रोहन की मम्मी आती है। यही है हिमांशी जिसके बारे में कल तू मुझे बता रहा था? हाँ मम्मी, यही वो लड़की है। अच्छा, तू यहाँ से जा, मुझे अकेले में इससे बात करनी है। रोहन वहाँ से चला जाता है। हिमांशी बहुत घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है, ये ऐसी क्या बात करने वाली है अकेले में, कहीं मुझे डांटने ना लग जाए। नैना बोलती है, हिमांशी घबराओ मत, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में ऐसी बहू आए जिसे सिलाई करना आता हो। दरअसल मुझे सिलाई का बहुत शौक था, इसलिए मैं सिलाई करना सीख नहीं पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ऐसी हो जिसे सिलाई करना आए। अगर तुम्हें सिलाई करना आता है तभी मेरी बहू बन सकती हो। मैं तुम्हें घर का एक काम नहीं करवाऊंगी, बस तुम्हें सिलाई करना आता हो। और हाँ, ये बात रोहन को मत बताना। हिमांशी वहाँ से जाने लगती है। क्या हुआ हिमांशी, इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ, दरअसल मुझे घर का कुछ काम याद आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर हिमांशी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चलते चलते हिमांशी सोचती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले मेरी माँ और अब रोहन की माँ। लगता है ये लोग मेरे से सिलाई करवा कर ही मानेंगे, लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता मुझे सिलाई करना अच्छा नहीं लगता है। एक तो पहले ही अपनी माँ की वजह से मुझे मेकअप छोड़ना पड़ा और अब ये सिलाई। लेकिन मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती, मैं क्या करूँ? तभी एक पेड़ के पास हिमांशी को एक बूढ़ी परी नजर आती है जिसके पैरों में चोट लग गई थी। वो उसी वक्त दवाई लेकर बूढ़ी परी के पास जाती है और उनके पैरों में दवाई लगाती है। दवाई लगाने के बाद बूढ़ी परी को थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद हिमांशी फिर से रोहन के बारे में सोचते सोचते चलने लगती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान जमीन पर नहीं रहता है और वो एक पत्थर से टकरा जाती है। उसके बाद बूढ़ी परी हिमांशी के पास जाती है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? खुद को चोट लगा लिया तुमने? परी, अभी मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है ना कि इस चोट का मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? हिमांशी बूढ़ी परी को रोहन की माँ की शर्त बता देती है। बूढ़ी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक सिलाई मशीन प्रकट करती है। ये जादुई सिलाई मशीन है, इसमें तुम जो भी कपड़ा डालोगी वो अपने आप ड्रेस सिलकर तैयार हो जाएगी। आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे तो लगने लगा था कि अब मेरी और रोहन की शादी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसके बाद हिमांशी सिलाई मशीन लेकर घर जाती है। हिमांशी के हाथ में सिलाई मशीन देख महिमा हैरान रह जाती है। अरे, ये क्या देख रही हूँ मैं? सिलाई मशीन, वो भी तेरे हाथों में? कहीं मैं नींद में तो नहीं? नहीं माँ, ये मुझे एक परी ने दिया है। दरअसल आज मैं रोहन की माँ से मिलने गई थी और उन्होंने मुझे रोहन से शादी के लिए सिलाई की शर्त रखी। देखा, मैं तो कहती ही थी सिलाई करना सीख ले। कोई बात नहीं माँ, अब परी की सिलाई मशीन है ना, अब जब भी रोहन की माँ मुझे सिलाई करने के लिए कहेगी तो मैं इस जादुई सिलाई मशीन का इस्तेमाल करूँगी। 2 दिन बीत जाते हैं और हिमांशी रोहन से कहती है, रोहन, मुझे आपकी मम्मी से मिलना है। तो चलो। रोहन हिमांशी को अपने घर लेकर जाता है। तभी रोहन के दोस्त का फोन आता है और वो बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। रोहन के जाने के बाद हिमांशी नैना से बोलती है, आंटी, आपकी सिलाई की शर्त थी ना, मुझे सिलाई करना आता है। अच्छा ठीक है, कल मैं अपने बेटे को लेकर तुम्हारी मम्मी से मिलने आऊंगी। उसके बाद हम तुम दोनों की शादी का डेट फिक्स कर देंगे। ये सुनकर हिमांशी बहुत खुश होती है। अगले दिन रोहन और नैना हिमांशी के घर जाते हैं और उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अगले महीने दोनों की शादी हो जाती है। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी नैना की जेठानी के बेटे का रिश्ता तय हो जाता है। नैना हिमांशी से कहती है, हिमांशी, तुम्हें बहुत अच्छी सिलाई करनी आती है ना, इसलिए मैं सोच रही थी
कि हमारे घर की शादी में हम सबके लिए डिजाइनर लहंगा तुम ही तैयार करना। हिमांशी हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद हिमांशी सबका कपड़ा लेकर अपनी सिलाई मशीन के पास जाती है। रोहन उसे देखता है और बोलता है, हिमांशी, आपको सिलाई करना कब से आने लग गया? आप तो सिलाई से नफरत करती थी ना? हिमांशी कुछ नहीं कहती है। अरे चुप क्यों हो, बताओ मुझे। शादी से पहले मम्मी जी ने शर्त रखी थी कि अगर मुझे सिलाई करना आता होगा तभी मेरी तुमसे शादी हो सकती है। उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी और मुझे लगने लग गया था कि अब हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तभी उस दिन घर जाते वक्त मुझे एक बूढ़ी परी मिली। मैंने उनकी मदद की, इसलिए उन्होंने मुझे ये सिलाई मशीन दी। अब तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। वैसे ये जादुई है, इसलिए जल्दी सबके डिजाइनर कपड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। हिमांशी, जादुई सिलाई मशीन की बात नहीं है, बात ये है कि आपका कौन सा काम करने में मन लगता है। आप हमेशा से मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। वो तो आपकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे और आपकी माँ भी मेरी मम्मी की तरह ही थी, जिसे सिर्फ सिलाई का काम ही काम लगता है। मैं अभी ही इस बारे में अपनी मम्मी से जाकर बात करता हूँ। रोहन नैना के पास जाता है और कहता है, मम्मी, आपने हिमांशी से शादी के लिए शर्त रखी थी। वो मुझे नहीं बता रही थी, पर मैंने बहुत जिद किया तो आखिर में उसने मुझे बता ही दिया। देखो मम्मी, उसे सिलाई का काम करना अच्छा नहीं लगता है और न ही उसे सिलाई करना आता है, इसलिए अब आप कभी भी उसे सिलाई करने के लिए मत बोलना। उस कल की आई लड़की की वजह से तू अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात कर रहा है? मैं आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जिसका जो मन है वो उसे करने दिया जाए। इतना बोलकर रोहन हिमांशी के पास जाता है। हिमांशी, मेरी मम्मी के लिए आपको सिलाई करने या सीखने की कोई जरूरत नहीं है। कल ही आप एक बहुत बड़े मेकअप इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा लेना। ये सुनकर हिमांशी बहुत खुश होती है। अगले दिन हिमांशी मेकअप इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा लेती है। हिमांशी जादुई सिलाई मशीन की तरफ देखती है और सोचती है, रोहन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया और अब मैं कुछ सालों में एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी। पर अब इस जादुई सिलाई मशीन का तो मुझे कोई काम नहीं है। एक काम करती हूँ, माँ सिलाई करती है, उन्हें दे देती हूँ। जादुई सिलाई मशीन की वजह से उनका काम हल्का हो जाएगा। वैसे भी मेरी शादी के बाद उनके ऊपर काम का बहुत बोझ होगा। हिमांशी उसी दिन सिलाई मशीन लेकर अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें सिलाई मशीन दे देती है। इस तरह हिमांशी अपना मनपसंद कोर्स करने लगती है और महिमा का काम भी हल्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद नैना हिमांशी के कमरे में आती है और बोलती है, हिमांशी, मैं गलत थी, अपने शौक तुम्हारे ऊपर थोपने की कोशिश की। इस तरह हिमांशी और नैना में भी सुलह हो जाती है। सब कुछ ठीक हो गया था और हिमांशी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सिमर नाम की लड़की अपने पिता, सौतेली माँ और एक सौतेली बहन के साथ रहती थी। संदीप माथुर की पत्नी की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो गई थी, इसलिए उसने सिमर के पालन पोषण के लिए दीपिका से दूसरी शादी कर ली थी। दीपिका से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम श्रुति था। संदीप माथुर ने दीपिका से दूसरी शादी इसलिए की ताकि वो अपनी बेटी सिमर का भविष्य खराब होने से बचा ले, लेकिन दीपिका ने सिमर की जिंदगी बद से बदतर बना दी थी। दीपिका और श्रुति पूरे दिन सिमर से घर का काम करवाते और 3 समय का खाना भी बनवाते थे, लेकिन उसे भरपेट खाने को नहीं देते थे। शादी के बाद संदीप माथुर को अपनी पत्नी के जुल्मों के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि वो बात बात पर अपने भाइयों की धमकी दिया करती थी। कई बार तो वो अपने भाइयों से कहकर संदीप माथुर की पिटाई करवा देती थी, इसलिए संदीप माथुर चुप रहता था। क्यों रे महारानी, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? सुबह से ऐश कर रही थी। नहीं माँ, खाना तो समय पर ही बन जाता, लेकिन घर में कोई भी सब्जी नहीं थी, इसलिए मुझे बाजार जाकर सब्जी लाना पड़ा। बहाने तो बहुत है तेरे पास, मानना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर अब एक भी शब्द कहा तो जोरदार तमाचा लगाऊंगी। जा जल्दी से खाना लेकर आ, श्रुति के उठने का समय हो रहा है। जी माँ। खाना खाते समय श्रुति चिल्लाते हुए कहती है, खाने में इतना ज्यादा नमक क्यों है? क्या आज ही हमें नमक खिलाकर मारने का इरादा है? माँ देखो ना, मेरा सारा टेस्ट खराब हो गया। श्रुति की आवाज सुनकर सिमर भी फौरन वहाँ आ जाती है। दीपिका कहती है, क्यों रे कलमोही, मेरी बेटी को मारना चाहती थी? ये कहते हुए दीपिका सिमर के बाल पकड़कर खींचने लगती है।
तेरी भी अकल ठिकाने लगानी होगी, थोड़े ही दिनों में तुझे भी ठिकाने लगा दूंगी। सिमर अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोती रहती। उसे रोता हुआ देख उसके पिता वहाँ आकर बोले, मुझे माफ करना बेटी, मेरे ही भाग्य फूटे थे जो मैंने तुम्हारी सौतेली माँ से शादी की। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं पिताजी। उसी रात सिमर अपने माता पिता को बात करते सुन लेती है। सुनो जी, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम चिंता क्यों करती हो? चिंता मुझे अपनी बेटी की शादी की नहीं है। उसकी शादी तो इतनी धूमधाम से करूंगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। लेकिन तुम्हारी वो कलमुही बेटी सिमर, वो मुझे एक नजर नहीं भाती। तुम हमेशा अपनी मर्जी करती हो, मैंने कभी भी तुम्हें रोका? लेकिन अगर मेरी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर संदीप माथुर कमरे से बाहर आ ही रहा होता है कि उससे पहले ही सिमर वहाँ से चली जाती है। माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैंने सोचा था कि मैं अपने प्यार से उनके अंदर की नफरत मिटा दूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगले दिन जब संदीप माथुर काम पर चला जाता है, तब सिमर अपनी माँ को फोन पर अपने भाई से बात करते हुए सुन लेती है। हाँ भैया, उस लड़की की बाजार में ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाओ, सुंदर है और घर का सारा काम भी जानती है। इसके बाप की आप चिंता मत करो, और हम लोग सिमर की झूठी शादी भी तो करवा रहे हैं। शादी के बाद उसे बेच देंगे, इसके बाप को क्या पता चलेगा। सिमर ये सब सुनकर डर जाती है। अरे नहीं, माँ तो मुझे बेचना चाहती है, उससे पहले ही मैं इस घर से भाग जाऊंगी। इसके बाद सिमर चोरी छुपे अपने घर से निकल जाती है। सिमर इतनी डर चुकी थी कि वो रास्ता भी नहीं देखती कि वो कहाँ जा रही है। भागते भागते वो एक बंगले के पास आ पहुँचती है और छुपने के लिए उस बंगले में घुस जाती है। वो बंगला अंदर से बहुत पुराना था। ये मैं कहाँ आ गई? क्या कोई है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? तभी सिमर को एक आवाज आती है। अरे तुम मेरे ऊपर क्यों खड़ी हो? मुझे सांस लेने दो, हटो मेरे ऊपर से। ये कौन बोला? इसके बाद सिमर अपने नीचे देखती है तो वो एक जादुई सोने के आईने के ऊपर खड़ी थी। ये तो एक सोने का आईना है। आईना, क्या ये तुमने कहा? हाँ। उसके बाद सिमर उस आईने को अपने हाथ में उठाकर उस आईने को साफ करती है। मुझे साफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आईना सिमर की शक्ल देखकर उसके मन का हाल पता कर लेता है। तुम तो बहुत दुखी हो, तुम्हारी माँ तो बहुत बुरी है। हाँ आईना, ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे बाबा, मैंने अभी तो कहा कि मैं एक सोने का जादुई आईना हूँ। तुम्हारी सूरत देखकर मैंने तुम्हारे मन का हाल पता कर लिया। मैं इस बंगले में कितने सालों से अकेला पड़ा था। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर तरफ से मदद करूँगा। तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। लेकिन मैं खुद कहाँ जाऊंगी? मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाना चाहती। मेरे पास तुम्हारी मुसीबत का हल है, तुम उसी घर में वापस जाओगी। नहीं नहीं, मेरी माँ मुझे व्यापारियों के हाथों बेच देंगी। अरे पगली, चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना। इसी बंगले में एक जादुई चांदी का आईना भी है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। एक जादुई चांदी का आईना? हाँ, वो आईना तुम्हारी माँ को सबक सिखाएगा, पर ध्यान रहे तुम गलती से भी उसमें अपना चेहरा मत देखना। इस बंगले में 2 जादुई आईना है, एक मैं जो इतना प्यारा हूँ। मेरे आईने में अगर कोई भी अपनी शक्ल देख ले तो उसके भाग खुल जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने गलती से भी उस चांदी के आईने में अपनी शक्ल देख ली तो उसकी जिंदगी तो नर्क है, नर्क। उसके बाद सिमर उस चांदी के आईने को ढूंढ लेती है और उस आईने के ऊपर एक कपड़ा रखकर अपने घर ले जाती है। घर जाकर देखती है तो उसकी माँ के साथ उसके 2 भाई भुवन और चमन भी बैठे हुए थे। जादुई आईना, अब हम घर आ चुके हैं, जल्दी से बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं माँ को क्या कहूँ? मामा भी माँ के साथ ही बैठे हैं। उसके बाद आईना धीरे धीरे सिमर के कान में कुछ कहता है। उसके बाद सिमर अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। कहाँ थी महारानी सुबह से घर का कुछ काम क्यों नहीं हुआ? और क्या लाई है तो मेरे लिए? माँ, जब मैं आज जंगल से लकड़ियाँ काट कर ला रही थी तब मुझे एक जादूगरनी मिली। जादूगरनी की मदद करने के बाद उन्होंने मुझे ये चांदी का आईना दिया। उसके बाद मैंने इस आईने में अपनी सूरत देखी और पता है माँ, तुरंत ही मेरे हाथ में एक सोने का सिक्का आ गया। क्या सच में? दिखा सोने का सिक्का कहाँ है? दिखा, ला ये आईना मुझे दे। माँ, वो सोने का सिक्का तो शायद मेरे कमरे में छूट गया, मैं बाद में दे दूंगी।
ये लीजिए, आप ये आईना ले लीजिए और हाँ, इसमें आप अपनी सूरत सोने से पहले ही देखना, ऐसा उस जादूगरनी ने कहा था। ठीक है, अब जाकर अपना काम कर। दीपिका मन ही मन सोचती है, अब इसे बेचकर क्या फायदा, अब कुछ फायदा का काम कर रही है ये मेरे लिए। उसके बाद दीपिका अपने भाइयों से कहती है, आप दोनों बैठकर यहाँ शक्ल क्या देख रही हो, जाइए यहाँ से। ये कहकर वो अपने दोनों भाइयों को वहाँ से भेज देती है। रात होने के बाद दीपिका उस जादुई आईने में अपनी शक्ल देखती है। तो मैं सुंदर के साथ साथ अमीर भी हो जाऊंगी। ये कहती हुई वो आईने में अपनी सूरत निहार रही थी कि तभी वो जादुई चांदी का आईना बोला, तुम तो बहुत पापी इंसान हो। आज से तुम जो भी कपड़े पहनोगी वो अपने आप ही फट जाएंगे। तुम अपना चेहरा कितना भी चमकाओगी उतने ही बदसूरत हो जाओगी। मन में जितना लालच करोगी उतना ही गरीब हो जाओगी। ये क्या बोल रहा है? ये कहकर दीपिका उस जादुई आईने को तोड़ देती है और अगले दिन से दीपिका के साथ वो सब होने लगा जो उस आईने ने कहा था। माँ, ये कैसे कपड़े पहनकर आ गई हो आप, और आपकी शक्ल को क्या हुआ? देखना बेटी, मेरे कपड़े अपने आप ही फट गए और ये मेरे चेहरे पर क्या हो रहा है? माँ, अब पागल हो गई हो, पागल। इतना कहकर श्रुति वहाँ से चली जाती है। अरे भाग्यवान, ये कौन सा फैशन है? फटे कपड़े पहनकर बाहर जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? आप चुप रहिए जी और जाकर अपना काम कीजिए। ये सब देखकर सिमर समझ गई कि ये सब जादुई चांदी के आईने की वजह से ही हुआ है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब दीपिका को उसकी बेटी ने भी इज्जत देनी बंद कर दी। लोग उसे पागल कहने लगे। दीपिका लोगों की बातें सुनकर धीरे धीरे बावली हो रही थी। अपनी माँ की हालत देखकर सिमर जादुई सोने के आईने से कहती है, आखिर वो है तो मेरी माँ ही ना। बुराई के प्रतीक का जादुई चांदी का आईना टूट चुका है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरी माँ को पहले की तरह ठीक कर दो। नहीं, उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम्हें बेचने की भी सोच रही थी। मैं उसे ठीक नहीं करूँगा। तभी दीपिका वहाँ आ जाती है। दीपिका जादुई सोने के आईने से अपने ठीक होने की दुहाई करने लगती है। मुझे ठीक कर दो आईना, आईना मुझे ठीक कर दो। सिमर और उसकी माँ के इतना गिड़गिड़ाने के बाद जादुई सोने का आईना दीपिका को पहले की तरह ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद दीपिका को अपनी सारी गलती का एहसास हो जाता है। सिमर दीपिका से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपकी ऐसी हालत नहीं करना चाहती थी। मैं बस खुद को बेचना नहीं चाहती थी। तूने जो भी किया खुद को बचाने के लिए किया, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ। मैंने तेरे साथ इतना बुरा सलूक किया। मुझे माफ कर दे बेटी। आज से तुझ में और श्रुति में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। ये कहकर वो सिमर को गले लगा लेती है। कुछ दिनों बाद सिमर और श्रुति की एक ही साथ बहुत धूमधाम से अलग अलग घर में शादी हो जाती है और सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।